जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके का 9वां क्लास। इससे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान जीके का 8 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो आज क्लास में नए हैं, उनसे मेरा दरख्वास्त रहेगा कि एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि उसमें जो है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है ही, साथ में क्या है कि वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और आपको और एक बेनिफिट है कि ये जो आपका सामान्य जीके का जो क्वेश्चन होता है, ये राज्य स्तरीय परीक्षा में तो काम आएगा ही, साथ ही आपका सेंट्रल लेवल का परीक्षा में भी काम आएगा। तो क्या करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपना नोटबुक निकालना है और बैठ जाना है और हम शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है क्या कि चोल शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण को उपहार स्वरूप दिया जाने वाला भूमि क्या कहलाता था? पहला है वेलन वगाए, दूसरा है ब्रह्मदई, तीसरा है सलाभोग और चौथा है पलिशधन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मदई। तो चोल शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण को जो उपहार स्वरूप भूमि दिया जाता था उसको ब्रह्मदई कहा जाता था। अब हम लोग जानेंगे कि चोल साम्राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना आपका विजयालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो इसकी स्थापना लगभग 850 ईस्वी में किया गया था। कब? 850 ईस्वी में किया गया था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? पहला है गुप्त वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है मुगल वंश, चौथा है सैयद वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सैयद वंश। तो तुगलक वंश के बाद जो है आपका भारत में सैयद वंश ने शासन किया था। और सैयद वंश के संस्थापक की बात की जाए तो सैयद वंश के संस्थापक का नाम क्या है? इनके संस्थापक का नाम आपका खिज्र खां है। क्या है? खिज्र खां है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी किसकी? तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक का नाम गियासुद्दीन तुगलक या उसी को गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। और इसने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? तो इसने 1320 ईस्वी में। कब? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक को ही क्या कहा जाता है? इसे ही क्या कहा जाता है आपका? बताइए तो इसको कहा जाता था गाजी मलिक कहा जाता था। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था? पहला है कोलकाता अधिवेशन 1920, दूसरा है नागपुर अधिवेशन 1920, तीसरा है लाहौर अधिवेशन 1929, चौथा है हरिपुरा अधिवेशन 1938। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन 1929। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या है, सबसे पहले जो है तिरंगा को फहराया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ था आपका 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ है। और किसके द्वारा किया गया था? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और ए ओ ह्यूम कौन था? एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी था। ठीक है, उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। और ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? पहला एनी बेसेंट, दूसरा है एम साराभाई, तीसरा है मुथु लक्ष्मी, चौथा है सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो है महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब सरोजिनी नायडू के बारे में बताएं तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। क्या है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, ये आपको याद रखना है। कहाँ की ये राज्यपाल बनी थी? तो ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का कोकिला भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब नमक सत्याग्रह वाली बात हुआ है तो नमक सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सुने होंगे, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल। कब हुआ था? 6 अप्रैल
1930 ईस्वी को। ठीक है, किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें हुआ था क्या कि महात्मा गांधी कहाँ से? तो महात्मा गांधी जो है आपका साबरमती आश्रम से, कहाँ है? साबरमती आश्रम से जो है आपका 78 अनुयायियों के साथ जो है पैदल डांडी तक यात्रा किए थे और डांडी नामक स्थान पर पहुंच के वहां नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था। ऐसा क्यों किया गया था? तो आपको बता दें कि अंग्रेज जो है क्या है, नमक पर भी भारी भरकम कर लगा दिए थे और नमक को आप जानते हैं कि बिना नमक के जो है घर कैसे चलेगा। तो इन सामान्य चीज़ों या रोज़मर्रा की चीज़ों में भारी भरकम टैक्स लगाने से दिक्कत हो रही थी, इसीलिए महात्मा गांधी ने ये कदम उठाया था। तो हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब 5वां नंबर का सवाल कहता है कि किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा है शिव स्वामी अय्यर, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव स्वामी अय्यर। शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने लायक है। आपको बता दें कि ये जो है साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन ये भारत में कब आया था? तो ये भारत में 3 फरवरी, कब? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। ठीक है। अब इसका जो है भारत में पूरा विरोध क्यों हो रहा था? तो ये जो है साइमन कमीशन जो है आपका भारत की संवैधानिक स्थिति को जांचने आया था। यहाँ की शासन व्यवस्था को देखने आया था और रिपोर्ट भेजना था लंदन में, यानी कि अंग्रेज लोग हाँ, लंदन में, इंग्लैंड भेजना था। तो यहाँ पर जो है भारतीयों की स्थिति जानने के लिए इस कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। तो भारतीयों को लगता था कि जब एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं है, तो सही से रिपोर्ट इंग्लैंड तक नहीं पहुँचेगा, ये सोचकर ये लोग क्या थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और इसमें केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए साइमन कमीशन को क्या कहा गया है? साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं होने के कारण क्या है, साइमन कमीशन का भारत में पुरजोर विरोध हो रहा था। गो साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रेशे वाली फसलें कौन सी है? पहला है पटसन, गन्ना, अलसी और चावल। दूसरा है कपास, मकई, तंबाकू और केला। तीसरा है कपास, सनई, पटसन और मेस्टा। चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि किस फसल से रेशा निकलता है या रेशा तैयार किया जाता है? तो इसमें जो है सी नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक है। कपास, सनई, पटसन और मेस्टा क्या है? रेशा देने वाली फसलें हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा है दार्जिलिंग, तीसरा है कोलकाता, चौथा है कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। तो आपको बता दें कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपका इनका मुख्यालय कोलकाता शहर में है। और कोलकाता किसकी राजधानी है? तो वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? तो पश्चिम बंगाल की सीएम आपका ममता बनर्जी है। कौन? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी की है? तो ये आपका तृणमूल कांग्रेस की है। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की है आपकी ममता बनर्जी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हेली राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में सबसे पहले जो 1936 में जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था, उसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? तो बता दें ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्या है? देहरादून। और यहाँ के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम आपके पुष्कर धामी सिंह हैं। अब मजे की बात यह है कि ये जो हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका नाम बदल गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जिम कार्बेट। क्या है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिंदरी में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? पहला यूरिया, दूसरा है अमोनिया फास्फेट, तीसरा है कैल्शियम सुपर फास्फेट, चौथा है अमोनिया सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। तो देखिए सबसे पहले आपको डिटेल में समझा रहे हैं। धनबाद एक जगह है, झारखंड का एक जिला क्या है? धनबाद।
ठीक है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है, ठीक है। और धनबाद को ही क्या कहा जाता है? भारत का कोयला की राजधानी कहा जाता है। और धनबाद जिला बना है कब? 1956 में। कब बना है? 1956 में। और इस धनबाद जिला में ही एक जगह है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सिंदरी है। और सिंदरी में उर्वरक कारखाना है, वो कौन-सा? यूरिया उर्वरक कारखाना है, ठीक है। अब बता दें कि ये जो सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है, इसकी स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1951 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका क्या नाम है? भारतीय उर्वरक निगम, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ है। और आपको बता दें कि यह एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जापान की मुद्रा क्या है? पहला है यूरो, दूसरा है येन, तीसरा है डांग, चौथा है डॉलर। तो आपको बता दें कि मुद्रा पूछेगा, फिर राजधानी भी पूछेगा, दोनों बताना है। तो जापान की मुद्रा का नाम येन, ठीक है। जापान की मुद्रा येन। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हो जाएगा आपका टोक्यो। मारे को कोई टोक्यो ना, तो हो जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला है संविधान द्वारा, दूसरा है संसद के कानून द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति के आदेश से, चौथा है 1947 के अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, संविधान के द्वारा। तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान के द्वारा किया गया था। और भारत की न्यायिक व्यवस्था एक हरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। यही सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ का जो है फैसला भारत में आखिरी होता है। इसके बाद वो जो बोल दिया वो क्या है? पत्थर पे लिखा लकीर के समान है, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई ये उच्चतम न्यायालय की भारत में स्थापना कब हुआ? तो जिस दिन संविधान लागू हुआ, ठीक है। संविधान लागू कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक उसी दिन क्या है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 124। क्या है? अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाता है। अब संविधान की बात हम किए कि संविधान भी लागू हुआ है कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लेकिन संविधान जो है पहले ही बन के तैयार हो गया था। बन के तैयार कब हो गया था? तो ये हो गया था आपका 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार था। लेकिन उसके ठीक 2 महीना बाद वेट करने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसे लागू किया जाता है। कभी-कभी ये भी पूछ लेता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष 11 महीने आपका 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस मौलिक अधिकार के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाता है? पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए देश में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किस मूल अधिकार के तहत करता है? तो ये हो जाएगा आपका समता का अधिकार। ठीक है। तो पहली बात आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की जरूरत है। पहली बात है कि भारत के नागरिकों को भारत का संविधान क्या है? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितना? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? वैसे अधिकार जिसको सरकार भी छीन नहीं सकता है। वैसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो भारत के संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उसमें जो है समता का अधिकार जो है उसके तहत क्या है? देश के सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण या समान अधिकार दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें जो है 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन है? तो एक आपका हो जाएगा समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवाँ आप कह सकते हैं शिक्षा और संस्कृति के अधिकार और छठा आपका हो जाएगा क्या? छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। और संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत ही क्या है कि उपरोक्त जितना भी हम अधिकार बताएँ उसका अगर हनन होता है किसी कारण से, तो आप क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट जाके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ठीक है? तो आपको बता दें कि ये पहले जो मौलिक अधिकार कितने थे? पहले 7 हुआ करते थे, 7। और वो 7वाँ कौन था? तो 7वाँ था आपका संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार को जो है आपका 44वां संविधान संशोधन, कब? 44वां संविधान शोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था।
तो उस समय क्या है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 ही बचा। अब संपत्ति के अधिकार को क्यों हटा दिया गया, ये भी तो एक बात होता है। तो संपत्ति के अधिकार को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि आपको बताएं कि मौलिक अधिकार को सरकार भी छीन नहीं सकता है, वैसे अधिकार हैं। तो संपत्ति के अधिकार में मान लिया जाए कि हमको अगर किसी रास्ते से होकर ट्रेन गुजारना है देश के विकास के लिए, अगर वो किसी का व्यक्तिगत प्रॉपर्टी आ जाए और उसे वो आदमी कहेगा हम वहाँ से नहीं हटेंगे, और उसको सरकार नहीं हटा सकता है, क्योंकि अगर वो रहता मौलिक अधिकार तो किसी को हटाने का अधिकार नहीं होता। तो इसलिए इस तरह के व्यवधान आएगा, इसलिए क्या है, संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक बात बताते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितना है। तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका कितना है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। पहला है 2 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष, चौथा है 6 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि अगर पूछता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। और लोकसभा आपका भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है आपका कभी भी भंग नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि संसद, हमारा जो संसद है वो किससे किससे मिलके बना है, तो आपका हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस आपका राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके ही क्या है आपका संसद का निर्माण करते हैं। अब इन तीनों का अनुच्छेद भी बताते हैं, तो उसका ट्रिक बताए थे सरला। क्या लिखना है आपको, सरला लिखना है। यानी कि संसद जो है अनुच्छेद 79 में वर्णित है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णित है, और लोकसभा जो है आपका अनुच्छेद 81 में वर्णित है। ये आपको याद रखना है। इस तरह से हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पहला है 14 वर्ष, दूसरा है 15 वर्ष, तीसरा है 16 वर्ष, चौथा है 18 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। यानी कि 6 से 14 वर्ष को जो है क्या है, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका, लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा योजना आयोग, चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा का जो है उपराष्ट्रपति क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। ध्यान से सुनिएगा, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। और वर्तमान में भारत में उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये जगदीप धनखड़ थे। कौन, जगदीप धनखड़ थे, लेकिन ये भी वर्तमान में इस्तीफा दे दिए हैं, तो अभी पद खाली है, वहां पर चुनाव होना बाकी है। तो ये हो जाएगा आपका। और बता दें यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भारत के वर्तमान में, तो उसका नाम क्या है, ओम बिरला। क्या नाम है, ओम बिरला। ओम बिरला भारत के क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी। पहला है तीसरी, और दूसरा है चौथी, तीसरा है पांचवी, और चौथा है सातवीं। तो आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना के मायने की 5 इयर्स प्लान, यानी कि 5 साल का प्लान होता था। लेकिन ये जो है एक जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें सिर्फ 4 वर्ष था। ठीक है, और वह कौन सा है उसी को आप लोग को पहचानना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पांचवी। तो पांचवें पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी। इस योजना की अवधि कितना था, तो इस योजना की अवधि जो था आपका 1974, कितना, 1974 से लेके 78, इतना ही था। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था वो बताएंगे, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपका 1951 में किया गया था। और 1951 में कौन यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो आपके थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही क्या है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है केवल 4 वर्ष का था, जो कि था आपका 1974 से लेके 1978।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? पहला है केवल मौसमी, दूसरा है केवल प्रच्छन्न, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ के अधिकतर लोगों के जो है आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। इसमें कभी कभी होता है बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो अच्छी से मालूम है। तो मौसमी बेरोजगारी ये होता है कि यहाँ के लोगों को कुछ महीनों के लिए या कुछ मौसम में ही काम मिलना और बाकी मौसम क्या है, बेरोजगार रहना। ठीक है, जैसे बरसात है, बरसात में काम-उम करने के लिए, खेती-बाड़ी करने के लिए 6 महीना का खूब काम मिला। लेकिन उसके बाद खेती-बाड़ी खत्म हुआ तो उसके बाद एकदम बेरोजगार हो जाता है, कुछ करने के लिए काम ही नहीं है। करना चाहता है लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है। तो इसे स्थिति को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगार बोलते हैं। और यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसे बेरोजगारी को कहते हैं कि जहाँ 2 लोग का काम है, वहाँ पर 10 लोग मिल के काम कर रहा है और सभी लोगों को लगेगा कि भाई बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर बेमतलब का अधिक लोग लगा हुआ है, उसको प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। ऐसा घरेलू काम में सामान्यतः होता है, ठीक है? देखा-देखी। 2 गो आदमी का है वहाँ पर काम करना, लेकिन घर का सबे आदमी लगल है, सबे बिज़ी है, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है और सबको लग रहा है मेहनत कर रहा है। लेकिन वहाँ वाक़ई में वास्तविक ज़रूरी 2 लोगों को था। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोज़गारी। तो ये दोनों कारण हैं भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? पहला है 10वीं, दूसरा है 11वीं, तीसरा है 12वीं, चौथा है 9वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11वीं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, समावेशी विकास का योजना किसमें था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था? पहला 1973, दूसरा 1974, तीसरा 1980, चौथा है 1972। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रत्येक साल 5 जून को, कब? 5 जून को जो है आपका क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था ये पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में 5 जून को सबसे पहले यह मनाया गया। उसके बाद जो है आपका प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि परमाणु अप्रसार संधि को कब लागू किया गया था? पहला 1967, दूसरा 1972, तीसरा 1971, चौथा 1974। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। तो परमाणु अप्रसार संधि को 1972 में लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। परमाणु अप्रसार मतलब परमाणु का ज़्यादा फैलाव नहीं करना है, जो जितना बना लिया, बाकी लोग को बनाना नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियार रहने से देश के या विश्व के लिए घातक है। 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है मनीला, दूसरा है वाशिंगटन डीसी, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है जिनेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक की स्थापना की अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ था? तो विश्व बैंक की स्थापना आपका हुआ था 1945 में। कब? 1945 ईस्वी में। और इसका जो क्या पूछा, मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका क्या है? वाशिंगटन डीसी है। कोई दिक्कत नहीं। पैसा वाला जो भी होगा विश्व बैंक हो जाएगा, और भी कौन सा है, माने पैसा वाला जो भी बड़ा बड़ा चीज है उसका मुख्यालय अमेरिका ही रहेगा, इतना आपको याद रखना है। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम आयु में किसने बनाया था? ठीक है, ये जो है रिकॉर्ड या हाँ, रिकॉर्ड जो है टूटने के लिए ही बनते हैं, आप सभी को मालूम है। एगो रिकॉर्ड जो बन गया हमेशा से कायम नहीं रहता है। तो अगर मान लिया जाए कि हम पढ़ा रहे हैं उस समय कोई और तोड़ दिया या आजकल कोई तोड़ा है तो अलग बात है। लेकिन हम लोग जो जिस किताब को देख रहे हैं उसके हिसाब है, क्या हो जाएगा? पहला है फू दौरली, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा है डिक्की डोकलाम और डोलमा और चौथा है संतोष यादव। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिक्की डोलमा। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का आयु कौन था? किसका? डिक्की डोलमा का। ठीक है, और इसका कितना वर्ष था जिस समय यह माउंट एवरेस्ट में चढ़ गया था? ये लड़की है, डिक्की डोलमा, पहली बात तो क्या है? लड़की है।
और ये आपको बता दें मात्र 19 वर्ष की थी। कब? 19 वर्ष की थी, वही समय माउंट एवरेस्ट में चढ़ गई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका मनाली में हुआ था। कुल्लू मनाली आप लोग सुने होंगे, ठीक है? कुल्लू मनाली अगर आप लोग नहीं सुने हैं, ये नहीं गए हैं, तो पहले क्या कीजिए, जम कर पढ़ लीजिए, फिर नौकरी ले लीजिए, फिर पैसा हो जाएगा, फिर ब्याह कर लीजिए, फिर कुल्लू मनाली घूमने जाइएगा। बहुत बढ़िया जगह है, कुल जगह है, इसलिए नाम भी क्या है, कुल्लू मनाली। तो मनाली में ही जन्म हुआ था किसका? डिकी डोलमा का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है बास्केटबॉल, चौथा है बैडमिंटन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस राज्य द्वारा दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत 5 रुपया में भोजन दिया जाता है, ठीक है? जैसे भारत में बोलते हैं, झारखंड में है ना वो कैंटीन योजना, दाल भात योजना, जिसमें 5 रुपया में भरपेट खाना मिलता है, वही वाला है। तो दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना है, उसमें भी 5 रुपया में भोजन दिया जाता है। कहाँ? तो पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गोवा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना चालू है, जिसमें 5 रुपया में भरपेट खाना दिया जाता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये भारत के मध्य में है, जैसा नाम है वैसे ही मध्य में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दुलारी कन्या योजना के उद्घाटन शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दुलारी कन्या योजना चलाया जा रहा है। और यह क्यों चलाया जा रहा है? ताकि क्या है, शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि DIFR के संस्थापक कौन है? पहला है SS भट्टनागर, दूसरा है HJ भाभा, तीसरा है जॉर्ज ऑरवेल, चौथा है विक्रम साराभाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HJ भाभा। HJ भाभा के द्वारा क्या है, DIFR के संस्थापक बना है, यानी है कौन? HJ भाभा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, किताब का क्या नाम है? 1984। ये वाला लिखल नहीं है, इसका यही नाम रहेगा। ठीक है, 1984 के लेखक कौन है? पहला है JM बेरी, दूसरा है जर्नल JJ सिंह, तीसरा है जॉर्ज ऑरवेल, चौथा है थॉमस हार्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं होना चाहिए, तो बी कैसे होगा? ये होगा जॉर्ज ऑरवेल। तो 1984 एक किताब है जो काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। इसके लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ऑरवेल। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, जो आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ लाए थे। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोटबुक में नोट कीजिए, या नहीं कीजिएगा तो 2-4 बार वीडियो ही देख लीजिएगा, ताकि आपका भेजा में याद हो जाए। ठीक है? और क्लास को जाते-जाते क्या करना है, लाइक करना है, और अपने भाई-बहनों या छोटे भाई-बहनों या फ्रेंड सर्कल में क्या करना है, सर्कुलेट कर देना है, शेयर कर देना है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।